जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को करने जा रहे हैं जो हमारे क्लास 10 3 फरवरी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न में से किस एक छोड़कर सभी को भस्मीकरण द्वारा जलाया जाता है? तो टूटे हुए थर्मामीटर को छोड़कर बाकी सभी को भस्मीकरण के द्वारा जलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है? मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया जो है परजीवी से होने वाला बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो तापेदिक यानी कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डीपीटी का बूस्टर डोज बच्चों को कब लगवानी चाहिए? तो ये डोज लगवानी चाहिए 16 से 24 महीने के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों की कौन सा समान आर्टिकल को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है कि आमतौर पर ऑटोक्लेव द्वारा किया गया स्टेरिलाइजेशन तापमान पर किया जाता है। तो कितना पर किया जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों के सुनने की प्रक्रिया आमतौर पर किसके मदद से की जाती है? तो स्टेथोस्कोप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है? तो जीभ के नीचे दी जाती है, जीभ के नीचे। वहीं बीसीजी का टीका किस मार्ग पर दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल पर दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इंट्राडर्मल। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है आप लोग का, अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर की, जब आप कोरोना वायरस के संपर्क में आए हो तो अन्य लोगों से अलग रहना कहलाता है। तो ये कहलाता है क्वारंटीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कहता है, मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्सिस में एक सक्रिय एजेंट है? तो सक्रिय एजेंट के रूप में काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्कोहल भी करता है, अल्कोहल, आयोडीन, फिनाइल, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है, पैरों में ठाठ होता है किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों के निम्न में कौन अच्छे स्वास्थ्य जांच में शामिल नहीं है? तो अच्छे स्वास्थ्य जांच में शामिल नहीं है आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है कि फिजियोथेरेपी की तकनीक है। तो फिजियोथेरेपी की तकनीक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, मालिश, टेंस, हाइड्रोथेरेपी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शारीरिक अपशिष्ट को निपटाया जाता है तो किसके द्वारा? मानव शारीरिक अपशिष्ट को किसके द्वारा निपटाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भस्मीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों कि सबलिंगुअल का अर्थ है दबा रखी जाती है। तो जीभ के नीचे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा होने वाला है। LAM का पूरा नाम क्या होता है? LAM का तो लिविंग एजेंट मेडिकल एडवाइस होता है, आप लोग नोट कीजिएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, GDA का पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि समान मानव रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। वहीं समान तापमान कितना होना चाहिए? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रति मिनट श्वसन दर किशोरावस्था यानी कि मानव में कितनी होना चाहिए? तो 16 से 20 होनी चाहिए प्रति मिनट। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 306 हड्डियाँ होती है। वहीं मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। तो ये हमारा रहा 15 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 4 प्रश्नों को बनाने हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न जो हमारा क्या पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न पूछे गए थे, हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा कोलेरा किस सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है, BCG का वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? तो इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल में लगाया जाता है। इंट्राडर्मल, आप लोग अंतः त्वचा जिसको बोला जा सकता है।
वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के इलाज में दी जाने वाली दवा क्या है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन लगाया जाता है। इंसुलिन लगाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि ओपीडी के किन्हीं 2 कार्य लिखिए। तो ओपीडी यानी कि रोगी की देखभाल करना, रोगी को उचित दवाई देना, ये इसका कार्य होता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट निपटान में नीले रंग के पात्र में किन अवशिष्टों का निपटान किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों काँच के बर्तन क्या होते हैं? काँच के बर्तन का रखा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 से 6 तक, लेकिन बनाने हैं हम लोग को 4 प्रश्न। 6 का किए हैं, आप लोग इसे अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है खंड बी में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि शारीरिक आकलन किसे कहते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? अगला प्रश्न कहता है कि फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं? किन-किन स्थितियों में फिजियोथेरेपी दी जाती है? प्रलेखन के सिद्धांत लिखिए और कह रहा है स्टेरिलाइजेशन और डी डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? तो ये सारे प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका हल करने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए खंड बी में जो प्रश्न बनाने हैं उनमें से जो पहला प्रश्न है शारीरिक आकलन क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों शारीरिक आकलन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी के स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जानकारी एकत्र करते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य रोगी की शारीरिक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्राप्त करना, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, देखभाल योजना बनाना और उपचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट जो प्रश्न है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड था। फिजियोथेरेपी के बारे में तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य देखभाल पेशा है जो शारीरिक कार्य गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने या बहाल करने में मदद करता है, जिसमें व्यायाम, मैनुअल थेरेपी और शिक्षा का उपयोग किया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं कि यह निम्नलिखित स्थितियों में दी जाती है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल चोटों जैसे कि पीठ दर्द, मोच, गांठिया, न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे कि स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हृदय और श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे हृदय रोग के बाद पुनर्वास, सर्जरी के बाद पुनर्वास। तो फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अब जो प्रश्न है वो कहता है प्रलेखन के सिद्धांत। तो प्रलेखन के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि रोगी रिकॉर्ड सटीक, पूर्ण और कानूनी रूप से मान्य है। मुख्य सिद्धांत है इसका, बात कर लेते हैं। मुख्य सिद्धांत जो है वो सटीकता, सभी जानकारी सटीक और तथ्यात्मक होनी चाहिए। और दूसरा है पूर्णतः, सभी देखभाल, उपचार और रोगी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न था वो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शंस में अंतर पूछा गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंस सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के तरीके हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता में अंतर होता है। जैसे कि स्टेरिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवों जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और उनके बीजाणु शामिल हैं, को पूरी तरह नष्ट कर देती है या हटा देती है। तो उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों डिसइंफेक्शन का काम क्या होता है? वह प्रक्रिया है जो अधिकांश रोगजनक सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जीवाणुओं को मारे। तो उसे डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर प्रश्न में पूछे गए थे ये सब प्रश्न, और इनमें से 2 ही बनाने थे। अब यहाँ पे कहता है कि शारीरिक परीक्षण की अ, बुनियादी तकनीकें। तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षण की बुनियादी तकनीकों में निरीक्षण, तालमेल, टक्कर और श्रवण शामिल है। निरीक्षण रोगी के शरीर को देखना और किसी भी असमानता, रंग परिवर्तन, सूजन या घावों की तलाश करना। वहीं तालमेल के बारे में बात कर लेते हैं तो किसी भी असमानता, कोमलता या असमान संरचनाओं की जांच करने के लिए शरीर के अंगों को छूना या महसूस करना। अब हमारा जो 5 अंक के प्रश्न में क्या क्या पूछे जाते हैं वो, तो 2 प्रश्न जो वहाँ पे 3 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अब जो हमारा है वो खंड सी में किन्हीं एक प्रश्न को बनाने हैं जो 5 अंक के होंगे, और यहाँ पे कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से एक प्रश्न को बनाने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रश्न का। और इससे पहले हमने शारीरिक परीक्षण की बुनियादी तकनीक का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अब जो हमारा प्रश्न बचा हुआ है उस प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड किसे कहते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य को विस्तारपूर्वक लिखें। वहीं 12 नंबर में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के प्रबंधन में कलर कोडिंग का क्या महत्व है, अपशिष्ट के निस्तारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो चलिए इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं।
तो खंड सी में जो हमारे एक प्रश्न बनाने हैं वहाँ से जो हमारा प्रश्न था वो है पहला कि शारीरिक परीक्षण की बुनियादी तकनीकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षण की बुनियादी तकनीकें निरीक्षण, स्पर्श परीक्षण, थपथपाहट और श्रवण परीक्षण है। वहीं बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण में, तो निरीक्षण का में बात कर लेते हैं रोगी के शरीर के समान दिखावट, शारीरिक मुद्रा, गति और विशिष्ट क्षेत्रों में चकत्ते, सूजन या विषमता जैसे असमानताओं का अवलोकन करने के लिए शरीर की दृश्य रूप से जांच करने की क्रिया होती है। स्पर्श परीक्षण में बात कर लेते हैं शारीरिक संकेतों को महसूस करने के लिए स्पर्श इंद्रिय का उपयोग करना। यह तकनीक बनावट, तापमान, नमी, अंग की स्थिति और आकार, असमान गांठों और दर्द या कोमलता की उपस्थिति का आकलन करने में मदद करता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशन के बारे में बात कर लेते तो सतह पर थपथपा कर उसकी अंतर्निहित संरचना की स्थिति का पता लगाना, उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ जैसे प्रकर्षण के बारे में बात कर लेते हैं तो सतह पर थपथपा कर उनकी अंतर्निहित संरचना की स्थिति का पता लगाना और उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ जैसे प्रतिध्वनि, मंद, अंगों के आकार, घनत्व और सीमाओं का आकलन करने या तरल पदार्थों या हवा की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करती है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं श्रवण परीक्षण में तो हृदय, फेफड़े और आंतों जैसे अंगों का आकलन करने के लिए आमतौर पर स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर के आंतरिक ध्वनियों को सुनना होता है। तो ये प्रश्न हो गए। अब मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है? चिकित्सा अभिलेख के उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड किसी मरीज के स्वास्थ्य इतिहास और प्रदान की गई देखभाल का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण है। इसके उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल सुनिश्चित करना, कानूनी और बीमा मामले में सहायता करना, गुणवत्ता आश्वासन और अनुसंधान को सुगम बनाना और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना शामिल है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण में आप लोग को बता दें कि मेडिकल रिकॉर्ड, जिसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी कहा जाता है, एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर एक ही रोगी के चिकित्सा इतिहास और चल रही देखभाल का एक व्यापक व्यवस्थित दस्तावेजीकरण है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं तो गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल सुनिश्चित करना, यानी कि रिकॉर्ड संपूर्ण इतिहास प्रदान करते हैं जिससे सटीक निदान, प्रभावी उपचार योजना और विभिन्न प्रदाताओं के बीच देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में सफलता मिलती है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, वे अ, अ, मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल के सुनिश्चित करना, यानी कि रिकॉर्ड संपूर्ण इतिहास प्रदान करते हैं जिससे सटीक निदान, प्रभावी उपचार योजना और विभिन्न प्रदाताओं के बीच देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। वे दवा संबंधी गलतियों या एक ही तरह के निदान की पुनरावृत्ति जैसे त्रुटियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा कानूनी और बीमा संबंधी मामलों में सहायता, तो सुव्यवस्थित रिकॉर्ड कानूनी मामलों जैसे कि कदाचार के मुकदमे, विकलांगता के दावे में आवश्यक साक्ष्य के रूप में काम करते हैं और कुशल बीमा प्रक्रिया और बिलिंग को सुविधाजनक बनाते हैं। तो ये प्रश्न मेडिकल रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट होने वाला है और भी देख सकते हैं इसका जो है। अब हम दूसरा प्रश्न जो इसका पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका क्या है, और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होने वाला है ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे कहता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में रंग कोडिंग का क्या महत्व है? तो अपशिष्ट के निपटान के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। तो बायोमेडिकल कचरा का को स्रोत पर ही सुनिश्चित और उचित रूप से अलग करने के लिए रंग कोडिंग महत्वपूर्ण है, जो प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चिकित्सा रिकॉर्ड किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति और समय समय के साथ उसकी देखभाल से संबंधित आंकड़ों का एक व्यवस्थित संग्रह है। ये संचालित और विस्तृत दस्तावेज है जो रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल यात्रा को दर्ज करते हैं, जिसमें चिकित्सा इतिहास, लक्षण, निदान, उपचार, दवाएं, परीक्षण, परिणाम और प्रदान की गई देखभाल शामिल है। वही मेरे प्यारे बच्चों, चिकित्सा अभिलेख के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं तो रोगी के स्वास्थ्य का संपूर्ण इतिहास प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के बीच देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए होता है। वहीं चिकित्सा अभिलेख के उद्देश्य तो अभी हमने बात कर लिए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के विभिन्न तरीकों में आमतौर पर शामिल क्या है। तो पहला, भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या होता है? रोगजनक और संक्रामक अपशिष्टों को उच्च तापमान पर जला दिया जाता है। ऑटोक्लेविंग यानी कि नसबंदी में सामान्य लैंडफिल में निपटान से पहले संक्रामक कचरे को कीटाणु रहित करने के लिए
भाप का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उपचार में बात कर लेते हैं तो तरल अपशिष्ट और कुछ ठोस वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे थे फाइनल पेपर जो कंप्लीट 30 नंबर का हो चुके हैं और यहाँ से एक ही प्रश्न बनाने थे। इसमें से हमने तीनों प्रश्नों को सोल्व किए हैं। आशा करते हैं आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे और आज का आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।